অমিত শাহ, এই নেমটা শুনলেই যেন আমাদের বেঙ্গল সরকারের পার্টির লোক তো বটেই, অন্য বিরোধী পার্টিতে যারা আছেন তাদেরও শরীর হাত সব ঠান্ডা হয়ে যায়, গায়ে কাঁপুনি ধরে যায়। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় মডার্ন পলিটিক্সের চাণক্য অমিত শাহ যখন মুখ খোলে তার সামনে কোনো লিডার টিকতে পারে না। আর তার ব্যতিক্রম আজও হলো না। এসআইআর নিয়ে জলগলা মানুষকে বিভ্রান্ত করার যে ফালতু খেলাতে মত্ত হয়েছে বিরোধী পক্ষ, তার এগেনস্ট অমিত শাহ যে ভাষণ দিলেন, তাতে করে মনে হলো যেন AK-47 থেকে বুলেট ফায়ার হচ্ছে, যা বিরোধীদের বিরোধ করেই শান্ত হবে। তো পুরোটা শুনুন আর বুঝুন দেশ ও দেশের সুরক্ষাতে ভোট দিয়ে কোন সরকারকে মানুষের চয়েস করা উচিত। जो SIR की जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह रिवीजन के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। रिवीजन के नाम पर अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। जहां चुनाव आयोग को समय समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है और वह ये निरीक्षण करता भी है एनुअल समरी रिवीजन ASR के द्वारा, वहीं इस SIR की अभूतपूर्व बात यह है कि एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है। अब तक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रहा है जिसका उद्देश्य हर मतदाता को शामिल करने का रहा है, लेकिन इस SIR के माध्यम से मतदाता को शामिल करने का यह सिद्धांत उलटकर बाहर करने की दिशा में तब्दील होता जा रहा है। जहां बिहार में SIR कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया और यह सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि 80 लाख वोटर्स आखिरकार कौन थे। वहीं SIR के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए और इसमें भी लगभग 3.5 मतदाताओं के दोनों वोटर ID कार्ड पर एक ही विवरण दर्ज कराया गया है। अब ये SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जहां BLO को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जहां लगभग 10 से ज़्यादा BLO ने काम के बोझ की वजह से आत्महत्या करी है और वेस्ट बंगाल में भी लगभग 20 BLO ने आत्महत्या करी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ इन BLO को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह से ये SIR की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वोट काटने वाली प्रक्रिया साबित होती जा रही है। तो हमारी मांग है कि जिस तरह सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार का चुनाव जीते, तो अगर आप वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो हमारी ये मांग है कि आप CGI को वापस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडक्ट करें और जो आपने सुरक्षा कवच इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है, आप इस सुरक्षा कवच को भी हटाएं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए और जिस तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स जब चुनाव किसी राज्य में चल रहा है आप बैंक खातों में पहुंचा रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं ये वोट जो लोग डाल रहे हैं, वोट डालने में भी इसका इफेक्ट होता है, तो इसे बंद करा जाए। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूँ। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर
प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी प्लीज। बैठो बैठो, बैठिए माने, प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर दूसरी प्लीज बैठिए बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज हर बार नहीं उठते, बैठिए। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? आपका क्या जवाब है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली, उनका आरोप है। प्लीज ऐसे नहीं चलता मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट में उठेंगे क्या? ये मान्यवर, उनका आरोप है। आप भी बोले, आप भी बोले, आप भी बोले। नो, गलत। 1-1 मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर, नो प्लीज से मानित तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए। दर्शक ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন, যদি ভালো লাগে লাইক করবেন এবং রাজনৈতিক বিষয়ে যদি সচেতনতা ও পার্লামেন্টের ভিতরে কি হচ্ছে বা দেশ বিদেশের রাজনৈতিকের হাল কোন দিকে যেতে চলেছে তার একটা আভাস যদি পেতে আপনার ইচ্ছুক হন, তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আজকের মতো এখানেই নমস্কার করছি আপনাদের সবাইকে এবং বিদায় জানাচ্ছি। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিওতে।